कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उल्फ नेशन में प्रिंस आउटियन ने जो दावत ऑर्गेनाइज की थी उसमें फ्लेम क्लाउड सेक्ट के लोग भी शामिल हो गए। उनका मास्टर यून अपनी जीनियस के हाथों उल्फ नेशन के लोगों को खत्म करवाना चाहता था, मगर टियानलिन एक मास्क पहनकर अरीना में उतर गया। वो यांगशिंग को बस अपनी एक ही मूव में खत्म कर देता है, जिसके बाद यांगजिंग अरीना में उतर गया। इस बंदे का मानना था कि उसकी तलवारबाजी के सामने ब्लड वुल्फ टिकने नहीं वाला। हालांकि ब्लड वुल्फ यानी कि टियानलिन उसे तगड़ी टक्कर देने लगा। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें उल्फ नेशन का ग्रैंड अरीना दिखाया गया, जहाँ पर टियानलिन ने बड़ी स्टाइल के साथ यांगजिंग के सोड के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जो देखकर वो बंदा काफी ज्यादा सरप्राइज होकर पीछे की तरफ हटने लगा। उसे रियलाइज हो गया कि उसने अपने अपोनेंट को कुछ ज्यादा ही हल्के में लिया था। ये बंदा कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं हो सकता। अगर ये ऑर्डिनरी होता तो शायद उसकी सोड से मारा जाता, मगर अभी भी यांगजिंग का घमंड खत्म नहीं हुआ था। वो कहता है कि तुमने मेरी एक सोड ब्रेक की तो क्या हुआ, मेरे पास दूसरी भी सोड मूव्स हैं। और इतना कहते साथ ही उसने अपनी एक और सोड टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। वो कह रहा था ब्लड वुल्फ, मेरे इस बॉक्स में मेरी सबसे स्पेशल 7 सोड्स मौजूद हैं। इन तलवारों को मैंने अपनी स्पिरिट का यूज करके नर्चर किया और कई सालों तक मैंने इनकी रिफाइनिंग की है, इसलिए तुम मेरी इन स्पेशल सोड्स को ब्रेक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन सभी तलवारों पर मेरा सोल मार्क मौजूद है। साथ ही सभी तलवारें मेरी विल पावर को फॉलो करती। अगर मैंने कुछ सोचा भी तो भी ये उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगी। और जहाँ तक मैं जानता हूँ इनकी स्ट्राइक आज तक फेल नहीं हुई। अब तो यूँ समझ लो कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया। जिसके बाद वो बंदा अपनी सोर्ड्स को टियानलिन की तरफ रिलीज कर देता है। वो कह रहा था कि हमारे एक्शन कभी भी हमारे थॉट को बीट नहीं कर सकती, इसलिए जब तक तुम एक्शन लोगे तब तक मैं सोच भी लूंगा कि तुम्हें खत्म करना है, और ये काम तुम्हारे एक्शन लेने से पहले ही हो जाएगा। वहीं पर टियानलिन अपनी शैडो स्टेप का यूज करते हुए बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ मूव होने लगा। उसने काफी रैपिडली यांगजिंग के हर एक सोड अटैक को डॉज कर दिया था। वहीं पर मास्टर यून तो इस शैडो मूव को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ब्लड वुल्फ यांगजिंग के अटैक को डॉज कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ यांगजिंग बिग डीपर 7 किल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगा, जिसके चलते वो सभी तलवारें हवा में फ्लाई करते हुए वहीं पर सेट हो जाती है। साथ ही इस फॉर्मेशन में ढेर सारी तलवारें अपने आप फॉर्म हो गई, जो कि सबके सब टियानलिन पर निशाना लगाए खड़ी हुई थी। वो टियानलिन को बता रहा था कि मेरा इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन काफी ज्यादा भयानक है। अगर तुमने इसे जरा भी अपनी ओपनिंग शो की तो ये सीधे तुम पर हमला कर देगा, इसलिए तुम इस फॉर्मेशन के सामने बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकते। अगर तुमने जरा सी कोई हरकत की तो ये सारी तलवारें तुम्हारे आर पार हो जाएगी। मेरी ये तलवारें तुम्हारे दिल के हजारों टुकड़े कर सकती हैं, और वो भी तुम्हें कुछ समझने से पहले। तुम मर चुके हो, ये बात तुम्हें हेल में पहुंचने के बाद पता चलेगी। तो टियानलिन बड़े स्टाइल के साथ आगे बढ़ते हुए कहने लगा कि ओ अच्छा, तो तुम्हारा फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा भयानक है। सच बताओ तो मुझे इससे काफी ज्यादा डर लग रहा, मगर असली डर तो यांगजिंग का लगा। वो कहता है नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तुम मेरे इस फॉर्मेशन के नीचे कोई हरकत नहीं कर सकते, मगर तुम क्लियरली मूव हो रहे हो और अभी तक मेरी तलवारों ने तुम पर कोई अटैक नहीं किया। आखिर तुम अपनी ओपनिंग्स को कवर कैसे कर सकते हो? और उतने में ब्लड वुल्फ अपनी सोड को बाहर निकालने लगा। उसके सिर्फ अपने सोड हैंडल को होल्ड करते ही वो सारी तलवारें शेक होने लगी, जो देखते साथ ही यांगजिंग इनफाइनाइट सोड कंट्रोल को एक्टिवेट कर देता है। और अब उसने जबरदस्ती अपनी तलवारों को टियानलिन को खत्म करने का हुक्म दिया। इधर टियानलिन की बॉडी से भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी, और अब उसने बस एक ही झटके में वहाँ पर कई सारे स्लैशेस रिलीज कर दिए, जिससे वहाँ पर एक एनर्जी वेव क्रिएट होते हुए वो सभी तलवारें पीछे हट गई। इनफैक्ट उन तलवारों ने अपने ही मालिक पर हमला कर दिया था, जो देखकर ही यांगजिंग काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो अपने ही फॉर्मेशन के हाथों इंजर्ड हो जाएगा। इधर टियानलिन अपनी सोड को मैन में रखते हुए कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि तुम काफी ज्यादा स्लो हो। अगर तुम अपनी स्पीड पर काम करते तो शायद अपनी ही तलवारों का शिकार न बनते। चलो अब तुम भाड़ में जाओ और अरीना को खाली कर दो, ताकि यहाँ पर मैं दूसरे अपोनेंट का मुकाबला कर पाऊँ। इधर वांग तो हैरान होकर युनशी से कहने लगी कि ये बंदा इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता? ये इतना ज्यादा भयानक होकर भी इसने अपनी पहचान को छुपा के रखा। अगर मैं इसकी जगह होती तो पूरी दुनिया में फेमस हो जाती। इधर फ्लेम क्लाउड सेक्ट का एक और बंदा ब्लड वुल्फ का मुकाबला करने के लिए मास्टर से परमिशन मांगने लगा। हालांकि मास्टर युन ने इसके लिए मना कर दिया था। वो कह रहे थे कि तुम चुपचाप से अपनी जगह पर जाके बैठ जाओ, तुम इस ब्लड वुल्फ का मुकाबला नहीं कर सकते। उतने में टियानलिन मास्टर युन को उकसाने के लिए कहने लगा कि क्या तुम्हारे फ्लेम क्लाउड सेक्ट में सब कायर भरे पड़े हैं? मुझे तो लगा था तुम्हारे जीनियस काफी ज्यादा भयानक होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे निराश किया। और अब तुम भी इनके मास्टर होने के बावजूद भी इतना पैनिक हो गए कि अपने किसी बंदे को अरीना में नहीं भेजना चाहते। देखो यार, ऐसे तो काम नहीं बनने वाला। जो सुनते साथ ही मास्टर युन ने टियानहे को अरीना में जाने का हुक्म दिया, तो टियानहे भी तुरंत ही अरीना
एरिना में उतर गया। इस बंदे को अपनी एबिलिटीज पर पूरा यकीन था। वो मास्टर यून को तसल्ली देता है कि मैं इसे जरूर से हरा दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर मास्टर यून अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए टियानहे से बात करने लगा। उनके इस कन्वर्सेशन को कोई और सुन नहीं सकता था। वो टियानहे से कहने लगा कि मुकाबले के दौरान इस बंदे की पावर्स को सही से चेक करो। मुझे शक है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि टियानलिन है और उसने अपनी इस मास्क के पीछे आइडेंटिटी को छुपा के रखा। अब टियानलिन का नाम सुनते ही टियानहे तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वैसे तो टियानलिन ने इस पर अभी तक कोई हमला नहीं किया था, मगर अटैक से पहले इस बंदे की फटके 4 हो गई। इस मोमेंट पर उसे ड्रैगन रॉल में हुई बैटल याद आती है, जब टियानलिन ने बस अपने हल्के से हेवनली प्रेशर का यूज करते इन सभी जीनियस को हरा दिया था। उस वक्त इतने सारे लोग मिलकर भी टियानलिन का मुकाबला नहीं कर पाए, इसलिए टियानलिन डर के मारे थोड़ा सा पीछे हटने लगा। वहीं पर टियानलिन उससे कह रहा था कि तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा कि तुम काफी ज्यादा नर्वस हो। तुमने तो खुश होना चाहिए कि मैंने अभी तक अपनी पावर्स को एक्टिवेट नहीं किया। जो सुनते साथ ही टियानहे कह रहा था कि ना मैं तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ। दरअसल मैं बस तुम्हारे लिए थोड़ा सा परेशान हूँ। तुमने अभी 2 बंदों के साथ मुकाबला किया है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम पूरी तरह से एग्जॉस्ट होंगे और मैं तो बस तुम्हारी इस कमजोर हालत का फायदा नहीं उठाना चाहता। क्यों ना तुम बस थोड़ी देर के लिए आराम करो, बाद में हम अपनी इस मुकाबले को अंजाम देंगे। लेकिन टियानलिन ने आराम करने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैं जल्द से जल्द इस मुकाबले को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन टियानलिन अपनी सोड को ड्रॉ कर पाई इससे पहले टियानहे ने उसे रोक लिया। वो कह रहा था क्यों ना फाइट करने की बजाय हम बस एक मूव का यूज करके इस मुकाबले को सेटल करें। तो बताओ क्या तुम इसके लिए राजी हो? तो टियानलिन ने भी तुरंत ही उसकी शर्त को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर टियानहे को भी थोड़ा सा सुकून मिल गया। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि यहाँ पर कोई सेक्रेड बेल प्लाजा नहीं। अगर यहाँ पर केओस बेल होती तो शायद टियानलिन का मुकाबला करना इम्पॉसिबल था, मगर अभी बंदा अपनी फुल पावर को अनलीश नहीं कर पाएगा। साथ ही वो अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए मास्टर को बता रहा था कि एक ही मूव में हम पता लगा लेंगे कि ये टियानलिन है या कोई और। ये चाहे कितना ही बड़ा जीनियस क्यों ना हो, सिर्फ अपने एक मूव में मुझे हरा नहीं सकता। और इतना कहते साथ ही टियानहे ने अपनी स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही उसकी डिवाइन पावर आसमान में फैलने लगी। साथ ही साथ वहाँ पर गैलेक्सी का विजुअल क्रिएट हो गया था, यानी कि टियानहे ने स्टार पावर को कंट्रोल करना सीख लिया है। वेल इसे स्टारलाइट अवेकनिंग कहा जाता था। साथ ही उसके माथे पर एक मार्क अपीयर होकर उसकी बॉडी से रिलीज होने वाली एनर्जी पूरी जगह पर डोमिनेट करने लगी। वेल यहाँ पर टियानहे ने 9 रोटेशन स्टार बॉडी को एक्टिवेट किया था, जो कि एक इमॉर्टल फिजिक मानी जाती। वहीं पर फ्लेम क्लाउड से एक जीनियस कहने लगा कि टियानहे स्टार रोटेशन की बस तीसरी लेवल को ही अचीव कर पाया, मगर फिर भी उसकी 9 स्टार रोटेशन बॉडी किसी एम्परर बॉडी को भी तगड़ी टक्कर दे सकती। अब तो ये ब्लड वुल्फ गया काम से। टियानहे अपनी एक ही मूव के साथ उसे आसानी से खत्म कर पाएगा। वहीं पर टियानहे ने गैलेक्सी कन्वर्जेंस को एक्टिवेट किया था, जिसके चलते आसमान में ढेर सारे स्टार फॉर्मेशन ओपन होकर वहाँ पर अपनी सितारों की एनर्जी बरसाने लगे। लांग को तो ये सब देखकर ही काफी ज्यादा टेंशन आ गया। वो प्रिंस आउटियान को बताने लगी कि इस बंदे ने फोर्सफुली अपनी कल्टीवेशन रैम को ऊपर किया है। पता नहीं इसके एक ही मूव में हमारे जीनियस का क्या हशर होगा। वहीं पर टियानी अपने 3rd रोटेशन स्टार एंटर इन द बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ मौजूद सितारों की पावर उसकी बॉडी में एंटर कर चुकी। यहाँ पर टियानी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका। वो ब्लड वुल्फ से कहता है कि वैसे तो मैं अपनी इस मूव को रिवील नहीं करना चाहता था। वेल ये मेरे हुक्म का इक्का थी, जिसे मैं कियान डोमेन कंपटीशन में यूज करने वाला था। इस मूव का यूज करके मैं किसी भी स्ट्रॉन्गर अपोनेंट को आसानी से हरा सकता हूँ और फिर मैं कियान डोमेन कंपटीशन का विनर बन जाता। मगर कोई बात नहीं, तुम्हें खत्म करना भी किसी कंपटीशन को जीतने से कम नहीं होगा। तुमने हमारे 2 जीनियस को खत्म कर दिया, इसलिए तुमसे बदला लेना तो बनता ही है। जिसके बाद टियानहे स्टीलर स्टॉर्म को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक भयानक बवंडर क्रिएट हो चुका था, जिसमें सितारों की पावर्स मौजूद हैं। वो टोर्नेडो बड़ी तेजी के साथ टियानलिन की तरफ आगे बढ़ रहा था, जो देखते साथ ही टियानलिन ने भी अपने डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। टियानलिन की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही थी और फिर उसने हवा में छलांग लगाते हुए अपना एक जबरदस्त स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। उसकी स्लैश ने बड़ी तेजी के साथ जाकर टियानहे के टोर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अभी तक ये मूव खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो टोर्नेडो दोबारा से अपीयर होकर टियानलिन को अपने अंदर समा लेता है। ये सब देखकर वुल्फ नेशन के लोग तो काफी ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें अब टियानलिन की फिक्र होने लगी थी। साथ ही यहाँ पर हम टियानहे के चेहरे पर एक सेटिस्फाइंग स्माइल देख पाते हैं।
उसे लग रहा था कि चलो उसने इस ब्लड वुल्फ को सप्रेस कर दिया, अब थोड़ी देर में ये बंदा मारा जाएगा। और उतने में ही उसे टियानलिन की आवाजें आने लगी। टियानलिन कह रहा था कि एक लंबे अरसे पहले हमारी मुलाकात हुई थी, मुझे तो लगा था कि इन कुछ महीनों में तुमने खुद को काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाया होगा, लेकिन तुमने तो खुद को जरा भी इम्प्रूव नहीं किया। अब ये सुनकर टियान के तो होश ही उड़ गए, साथ ही साथ उसका टोर्नेडो भी एक ही सेकंड में गायब हो चुका था। अब यहाँ पर टियान की स्टार पावर नहीं बल्कि टियानलिन की डिवाइन एनर्जी फ्लक्चुएट होने लगी, जो देखकर ही टियान काफी ज्यादा हैरान था। वो कहने लगा ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर तुम्हारे पास ये भयानक स्टीलर पावर कहाँ से आ गई? तुमने तो मेरी मूव को बड़ी आसानी के साथ कॉपी कर लिया। वहीं पर दावत में आए मेहमान भी काफी ज्यादा हैरान थे। वो कह रहे थे कि इतने जबरदस्त अटैक के बावजूद भी इस बंदे की बॉडी पर एक स्क्रैच भी नहीं लगा। इसका सोर्ड की प्रोटेक्शन तो गजब का है, शायद इसके पास सोर्ड एम्परर बॉडी होगी, जो कि इस दुनिया में बहुत ही कम लोगों के पास पाई जाती। वहीं पर प्रिंस आउटियन तो टियानलिन का ये परफॉर्मेंस देखकर हद से ज्यादा खुश था। और अब टियान से कहने लगा कि देखो, तुमने वादा किया था कि हमने बस एक एक मूव का यूज करना है, मैंने तो तुम्हारी मूव को झेल लिया, अब बारी तुम्हारी है, तुम्हें भी मेरी मूव को हैंडल करना होगा। और अब यहाँ पर टियानलिन ने अपनी सोर्ड पावर को एक्टिवेट कर दिया, जो कि आसमान से टकराकर वहाँ पर एक टोर्नेडो को क्रिएट कर लेती है। आसमान पूरी तरह से डार्क होकर वहाँ पर बहुत ही भयानक नजारा अपीयर हुआ, जिसे देखते साथ ही टियान की तो फटके चार हो गई। और अब वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक सोर्ड की एंट्री होती है, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ी थी। वेल, मास्टर युन ने इस टेक्निक को ऑलरेडी विटनेस किया था। वो कहता है कि ये तो वही टेक्निक है जिसका टियानलिन ने यूज किया था। वहीं पर टियान के चेहरे का रंग तो पूरी तरह से उड़ गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मूव को काउंटर कैसे करेगा। और अब वो सोर्ड धीरे धीरे करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगी। तभी टियान हिम्मत जुटाते हुए टियानलिन से कहने लगा कि तुम्हारे पास भी एम्परर बॉडी है और मेरे पास भी है, तो तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से मुझे हर्ट कर पाओगे? और अब यहाँ पर उस बंदे ने अपने पावर्स का यूज करते हुए गैलेक्सी शील्ड को एक्टिवेट कर दिया था। ये शील्ड इतनी ज्यादा भयानक थी कि कोई इसे आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ टियानलिन भी समझ चुका था कि इस शील्ड को ब्रेक करना आसान नहीं होने वाला, इसलिए वो अपनी एक और मूव टियानलिन द सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। टियानलिन ने जानबूझकर इस टेक्निक को अपना नाम दिया था। और अब वो अपनी डिवाइन थंडर को उस जायंट सोर्ड में ऐड कर देता है, जिससे उस सोर्ड की पावर हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। साथ ही साथ उसका स्पीड भी काफी तेजी के साथ इंक्रीज हो गया। और अब वो सोर्ड सीधे जाकर टियान के शील्ड पर टकरा जाती है। वहीं पर टियान भी अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहा था ताकि वो अपनी शील्ड को बरकरार रख पाए। मगर बस कुछ ही पलों के बाद टियानलिन की सोर्ड ने उस शील्ड के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिसके चलते टियान बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटका जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। इनफैक्ट पूरा अरीना काफी तेजी के साथ शेक होने लगा। अब यहाँ पर सब कुछ शांत होने के बाद टियानलिन के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। वो कह रहा था कि तुम कोई ब्लड वुल्फ नहीं बल्कि तुम हो टियानलिन। अब इससे पहले क्यों टियानलिन के सामने सरेंडर कर पाए, टियानलिन सीधे उसके गले पर वार कर देता है और इस एक ही वार में टियान का काम तमाम हो गया। टियान को मरा हुआ देखकर मास्टर युन के तो मानो खून में ही आग लग गई। वो टियानलिन से गुस्से में कहने लगा कि साले कमीने, ये बैटल तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी, मगर फिर भी तूने मेरे डिसाइपल पर वार किया, तो ऐसे ही बैटल के रूल्स को ब्रेक नहीं कर सकता। मगर टियानलिन तो एकदम रिलैक्स है। वो अपनी सोर्ड को मैन में रखते हुए मास्टर युन को बताने लगा कि तुम्हारे डिसाइपल ने हार नहीं मानी थी, जब तक अपोनेंट सरेंडर नहीं कहेगा तब तक बैटल खत्म नहीं होती। ये मामूली सा रूल तो तुम्हें पता होना चाहिए। वेल, असली बात तो ये है कि टियान ही सरेंडर करने ही वाला था, लेकिन टियानलिन ने उसे मौका ही नहीं दिया। उतने में ही मास्टर युन कहने लगा कि तुमने ये घटिया सा मास्क पहनकर अपनी असली पहचान को छुपा के रखा। तुम कोई ब्लड वुल्फ नहीं बल्कि टियानलिन हो, मुझे तुम कभी धोखा नहीं दे सकते। टियानलिन ने नाम सुनते ही फ्लेम क्लाउड सेक्ट के सभी डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान हो गए। वहीं पर टियानलिन की इनेट स्पिरिट उससे कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि ज्यादा शो ऑफ मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। और अब इसका नतीजा देखो, उन सबको पता चल चुका है कि तुम उनके दुश्मन हो। भले ही वो यहाँ पर तुम पर कोई अटैक नहीं करेंगे, लेकिन बस कुछ ही दिनों में एक भयानक जंग के लिए तैयार हो जाओ। इधर टियानलिन को भी समझ आ गया कि अब उसका मास्क लगाने का कोई फायदा नहीं, तो उसने तुरंत ही अपने मास्क को हटा दिया। टियानलिन अपने दुश्मनों से कहने लगा कि मेरे दोस्तों, काफी लंबे अरसे के बाद हमारी मुलाकात हुई, सच बताओ तो मैंने तुम लोगों को बहुत मिस किया। उतने में ही मास्टर युन प्रिंस आउटियन से कह रहा था कि ये बंदा हमारे फ्लेम क्लाउड नेशन का दुश्मन है, तो प्लीज इस गद्दार को मेरे हवाले कर दीजिए ताकि मैं इसे सबक सिखा पाऊँ। जो सुनते
साथ ही युनशुई तुरंत ही टियानलिन के सामने जाकर खड़ी हो गई और तभी प्रिंस आउटियन मास्टर युन को बताने लगे कि तुम्हारे फ्लेम क्लाउड नेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं। ब्लड वुल्फ मेरे वुल्फ नेशन से बिलोंग करता है, इसलिए तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। मैं कभी भी अपने लोगों को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकता। जिस पर मास्टर युन कह रहा था कि आप इस गद्दार को प्रोटेक्ट करने की जिद कर रहे हो। जरा सोचिए इसका अंजाम कितना ज्यादा भयानक हो सकता। आप हमारे फ्लेम क्लाउड नेशन के दुश्मन बन जाओगे। जो सुनते साथ ही प्रिंस आउटियन जोर जोर से हंसने लगा और फिर उसने तालियां बजाते हुए अपने सिपाहियों को वहाँ पर समन कर लिया, जिन्होंने चारों ओर से फ्लेम क्लाउड नेशन के लोगों को घेर लिया था। अब ये नजारा देखकर मास्टर युन तो काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि शायद हेवनली वुल्फ नेशन हमारे नेशन के साथ वॉर करना चाहता। अगर तुम हमारे साथ बैटल करोगे तो यकीनन हार जाओगे। यहाँ पर प्रिंस आउटियन उससे कहने लगे कि मैं जंग से नहीं डरता। अगर तुम में वाकई दम है तो अपनी फ्लेम क्लाउड नेशन की आर्मी को लेकर यहाँ आ जाओ। इधर मास्टर युन को प्रिंस आउटियन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके बैटल की धमकी ने भी प्रिंस पर कोई असर नहीं किया था। अब वो दिल ही दिल में सोचता है कि टियानलिन तो काफी लंबे अरसे से गायब था। अब अगर ये खुद होकर मेरे सामने आया है तो मैं इसे जरूर से खत्म करूंगा, क्योंकि ऐसा शानदार मौका मुझे बार बार नहीं मिलने वाला। चाहे फिर इसके लिए मुझे कितनी ही बड़ी कीमत चुकानी क्यों ना पड़ जाए, लेकिन टियानलिन को मारना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद मास्टर युन सीधे टियानलिन पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया। वो कह रहा था टियानलिन आज तुझे मौत से कोई भी बचा नहीं सकता। और उतने में ही मिस वांग जोर जोर से अपने ग्रैंडपा को आवाजें देने लगी और उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो गया। उस एक्सप्लोजन ने मास्टर युन के अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और अभी लोग देखते कि वहाँ पर एक बहुत ही शानदार एंट्री के साथ ईस्टर्न चुआंग एम्पायर का कोई बंदा आ चुका है। वेल इनका नाम था युआन फेंग। बाद में हमें वुल्फ नेशन के अरीना का सीन दिखाया गया, जहाँ पर नॉर्दर्न डायनेस्टी के एनवॉय युन ज़ोंग हाई पहुंच चुके थे। एल्डर युन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन। और उतने में ही प्रिंस आउटियन तुरंत ही आकर उस मास्टर को ग्रीट करने लगे। वो खुश होकर कहने लगा कि ग्रेट एनवॉय, आपने तो यहाँ आकर हमारी वुल्फ नेशन की शान में 4 चांद लगा दिए। हमारा पूरा वुल्फ नेशन कॉन्टिनेंट आपका तहे दिल से स्वागत करता है। जो सुनते साथ ही मास्टर युन भी उनके सामने ग्रीट करने लगा। इधर टियानलिन की नेट स्पिरिट उससे कहने लगी कि पता नहीं ये बंदा कौन है, ये तो मुझे हद से ज्यादा घमंडी लग रहा। खैर मुझे इस पर नाराज होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसी ने मास्टर युन के अटैक से आपकी जान बचाई है। जिस पर टियानलिन बता रहा था कि ये बंदा कियान डोमेन एम्पायर का सदस्य है। अगर ये घमंड नहीं दिखाएंगे तो फिर कौन दिखाएगा। वहीं पर वांग जाकर अपने ग्रैंडफादर से कहने लगी कि आपको यहाँ आने में काफी ज्यादा देर हो गई। अगर आप थोड़ी देर और करते तो शायद यहाँ का एक पावरफुल जीनियस मारा जाता। दरअसल वो टियानलिन का जिक्र कर रही थी। वहीं पर टियानलिन जोंगाई को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहा था और उसका ये एटीट्यूड जोंगाई को भी काफी ज्यादा पसंद आया, क्योंकि उनके हिसाब से जीनियस ने कभी किसी के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए। और तभी मास्टर युन जोंगाई के सामने शिकायत लगाते हुए कहने लगा कि इस बंदे ने हमारे फ्लेम क्लाउड एकेडमी के 3 जीनियस का कत्ल किया है। ये लाइफ एंड डेथ बैटल थी भी नहीं, मगर फिर भी इसने बड़े ही बेरहमी से मेरे जीनियस को मार डाला। और तीनों भी बंदे हमारे फ्लेम क्लाउड किंगडम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। इनफैक्ट उन तीनों को कियान डोमेन ग्रैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए चुना गया था, मगर इस कमीने ने उनसे उनका फ्यूचर छीन लिया। मैं चाहता हूँ कि आप इस बंदे को कड़ी से कड़ी सजा दें, तभी जाकर हमारी जीनियस की रूह को सुकून मिलेगा। जिस पर वांग कहने लगी कि हाँ मैंने भी तुम्हारी जीनियस की पावर को विटनेस किया है। वो लोग बड़ी आसानी के साथ टियानलिन के हाथों मारे गए, इसलिए मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो लोग किसी भी एंगल से जीनियस थे। उन्हें जीनियस बुलाना तो जीनियस होने का ही अपमान होगा। अब वांग की बातें सुनकर तो मास्टर युन पूरी तरह से खामोश हो गया। वो समझ गया कि अब तो टियानलिन को कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाली। तभी मास्टर जोंगाई कहने लगे कि मैं जानता हूँ फ्लेम क्लाउड नेशन और वुल्फ नेशन में पुरानी दुश्मनी है और मुझे तुम दोनों नेशंस के मसलों में जरा भी दिलचस्पी नहीं। खैर मैं तो यहाँ पर हमारे एम्परर का पैगाम लेके आया था। उन्होंने बताया कि जल्दी कियान डोमेन ग्रैंड कंपटीशन शुरू होने वाला है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहते कि इस कॉन्टेस्ट के शुरू होने से पहले ही जीनियस मारे जाएं। अगर किसी नेशन ने दूसरे नेशन के जीनियस को मार दिया तो फिर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। अभी सुनते ही प्रिंस आउटियन को टेंशन आने लगा, क्योंकि उनके टियानलिन के हाथों 3 जीनियस ऑलरेडी मर चुके हैं। तभी मास्टर जोंगाई उन्हें बताने लगे कि पहला तो मैं इस रूल के बारे में पता नहीं था, जिसकी वजह से मैं टियानलिन के एक्शन को नजरअंदाज कर रहा हूँ। अभी सुनते ही प्रिंस आउटियन के चेहरे पर स्माइल आ गई। लेकिन आज के बाद ये याद रखना कि कोई भी सिख दूसरे फैक्शन के डिसाइपल्स को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर किसी ने भी इस रूल को ब्रेक करने की जरूरत दिखाई तो उसे सीवियरली पनिश किया जाएगा। सो इसका सीधा मतलब ये था कि टियानलिन अब चाहकर भी अपने दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकता। कियान ग्रैंड डोमेन कंपटीशन के पूरा होने तक तो बिल्कुल
बिल्कुल नहीं। वहीं पर वांग भी खुश थी कि टियानलिन को कोई पनिशमेंट नहीं दी गई। यहाँ पर मास्टर जोंगा एक दूसरा इम्पोर्टेंट मैटर इन सबको बताने लगे। वो कहते हैं कि 1 महीने के बाद ही लॉस्ट सिटी के गेट ओपन हो जाएंगे। तो लॉस्ट सिटी के लॉर्ड ने ईस्टर्न वेस्टलैंड के सभी जीनियस को इनवाइट किया है। अभी शहर का नाम सुनते ही इनेट स्पिरिट टियानलिन से पूछने लगी कि आखिर ये लॉस्ट सिटी है कहाँ पर? इसका जिक्र भी मैंने पहले बार सुना है। तो टियानलिन उसे बताने लगा कि ईस्टर्न वेस्टलैंड की सबसे मिस्टीरियस जगह है लॉस्ट सिटी। हमारी इस दुनिया में टोटल 8 डोमेन पाई जाती है। हर एक डोमेन में लॉस्ट सिटी का गेट बनाया गया, लेकिन उस सिटी का एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है ये आज तक किसी को पता नहीं चला, और इसी वजह से इस सिटी को मिस्टीरियस लैंड भी कहा जाता है। उतने में ही मास्टर जोंगाई कहने लगे कि तुम में से जो भी लोग लॉस्ट सिटी को जाना चाहते हैं उन्हें मेरे साथ इंपीरियल कैपिटल आना पड़ेगा। वहाँ पर ढेर सारे और भी जीनियस है जो सबके सब लॉस्ट सिटी जाना चाहते, तो फिर हम इंपीरियल कैपिटल से एक साथ वहाँ के लिए रवाना हो सकते। वहीं पर मास्टर यून दिल ही दिल में कहने लगा कि लॉस्ट सिटी जाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला, ये तो एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। अफसोस कि इस कम्युनिटी एनलिन की वजह से मेरे 3 जीनियस कम हो गए, मगर कोई नहीं, उनकी जगह पर मैं 3 और लोगों को रिप्लेस कर दूंगा। इसलिए तुरंत ही मास्टर जोंगाई से पूछने लगा कि बताएं आप इंपीरियल कैपिटल के लिए रवाना कब हो रहे, ताकि मैं अपनी जीनियस की टीम को तैयार कर पाऊं। जिस पर जोंगाई बताते हैं कि हम 3 दिनों में यहाँ से रवाना हो जाएंगे। अब इतना वक्त काफी था मास्टर यून को अपनी आगे की प्लानिंग बनाने के लिए, जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया गया जहाँ पर युनशुई चांद को देखकर अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। उसे पता है कि कुछ ही दिनों में टियानलिन ईस्टर्न च्युआंग डायनेस्टी पहुँच जाएगा, जहाँ पर उसकी लवर मौजूद है। वही पल होगा जब युनशुई टियानलिन को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। और उतने में वहाँ पर प्रिंस आउटियान और टियानलिन पहुँच गए। प्रिंस आउटियान तो पूरी तरह से शराब के नशे में धुत था। प्रिंस आउटियान उसे बताने लगा कि मेरे भाई तुम 1-2 दिनों में ही इंपीरियल कैपिटल के लिए रवाना हो जाओगे। सच बताओ तो मैं तुम्हारी जाने की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैं तो पूरे दिल से चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे पास रहो, इसलिए मेरा तुम्हें गुड बाय बोलने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। जिस पर टियानलिन समझा रहा था कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस थोड़े ही दिनों में हमारी दोबारा से मुलाकात होगी। और तभी उनकी नजर पड़ी युनशुई पर। प्रिंस आउटियान तो उसे देखकर ही खामोश हो गया। यहाँ पर टियानलिन और युनशुई बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। काफी देर तक इन दोनों की नजरें एक दूसरे से हटने के लिए तैयार ही नहीं थी, जो देखते साथ ही प्रिंस आउटियान भी समझ गया कि शायद इन दोनों के दरमियान कोई चक्कर चल रहा, और अगर वो यहाँ पर रुका तो कबाब में हड्डी बन जाएगा। इसलिए वो सिर दुखने का नाटक करते हुए कहने लगा कि मेरे भाई मुझे काफी ज्यादा चक्कर आ रहे, वैसे तो मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन मेरे ख्याल से अब मैंने यहाँ से निकलना चाहिए। और इतना कहते साथ ही प्रिंस आउटियान तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। अब उसके वहाँ से जाने के बाद टियानलिन युनशुई से पूछने लगा कि बताओ तुम्हें क्या हो गया, ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा इमोशनल हो। जिस पर युनशुई जवाब देते हुए कहने लगी कि मैं यहाँ पर तुम्हें गुड बाय बोलने आई थी। जिस पर टियानलिन पूछने लगा कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही हो, तुमने तो वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। तो युनशुई से बताने लगी कि मैं सोडगॉड सेक्ट वापस जाने वाली हूँ। हमारे सेक्ट मास्टर ने मुझे मिशन दिया था कि जब तक तुम कम्प्लीटली हील नहीं होते मुझे तुम्हारा साथ देना है, और अब तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके हो, इसलिए मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। मेरा मिशन पूरा हो गया, इसलिए अब मुझे वापस निकलना चाहिए। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि सोडगॉड सेक्ट के गेट्स तो अभी भी बंद हैं, उन्हें ओपन होने में तो कई साल लग जाएंगे। जिस पर युनशुई इमोशनल होकर कहने लगी कि हाँ मैं जानती हूँ हमारे दरवाजे बंद हैं, तो मैंने फैसला किया कि जब तक माउंटेन के गेट ओपन नहीं होते तब तक मैं वहीं पर इंतजार करूंगी। और फिर अचानक से युनशुई ने जाकर टियानलिन को किस किया। उसने टियानलिन का हाथ भी पकड़ के रखा था ताकि टियानलिन उसे दूर पुश न कर पाए, जिसके चलते टियानलिन चाहकर भी उसे रेजिस्ट नहीं कर पाया। वो भी ये बात अच्छे से जानता था कि युनशुई उससे बेइंतहा मोहब्बत करती है। और अब युनशुई उससे दूर हटते हुए कहने लगी कि टियानलिन मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। और अब उसने रोते हुए टियानलिन को गुड बाय बोल दिया। यहाँ पर इनेट स्पिरिट टियानलिन को बता रही थी कि जल्दी से जाकर उस बंदी को रोक लीजिए। आप भी अच्छे से जानते हो कि युनशुई आपसे कितना प्यार करती है, तो जल्दी से जाकर उसे रोक लीजिए। हालांकि टियानलिन उसकी एक नहीं सुनता। वो बताने लगा कि मुझे युनशुई को रोकने का कोई अधिकार नहीं, ये उसका खुद का डिसीजन था। और यही पर तो लड़के मार खाते, उन्हें समझ ही नहीं आता कि लड़कियों को एग्जैक्टली चाहिए क्या। इनेट स्पिरिट उससे कह रही थी कि अगर ऐसी ही हरकतें करते रहोगे तो फिर तुम्हें जिंदगी भर कुंवारा ही मरना पड़ेगा। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि अब मेरी एक ही प्रायोरिटी है, जल्द से जल्द सोडगॉड सेक्ट के गेट
को ओपन करना। मैं युनशी को ऐसे ही दर बदर की ठोकरें खाने के लिए नहीं छोड़ सकता। यानी कि टियानलिन को युनशी की काफी ज्यादा फिक्र थी, बस वो इस बात को एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। वहीं पर इनेट स्पिरिट कंफ्यूज होते हुए कहने लगी कि आखिर ये इंसान इतने पेचीदा कैसे हो सकते। मेरे मास्टर को ऑलरेडी पता है कि वो युनशी को पसंद करते, लेकिन फिर भी ये बात वो एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। और अब हमें 3 दिनों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर हम मास्टर जोंगाई की फ्लाइंग कैरेज को देख पाते हैं, जो कि एक लंबा सफर तय करके इंपीरियल कैपिटल के पास पहुंच चुकी थी। वहीं पर मास्टर जोंगाई ने इन सभी जीनियस का अपने कैपिटल में स्वागत किया। टियानलिन भी यहाँ आकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और अभी फ्लाइंग कैरेज एक जगह पर लैंड होकर ये सभी जीनियस उसमें से उतर गए। कैपिटल के जीनियस भी इन लोगों को देखकर ही समझ गए कि ये फ्लेम क्लाउड नेशन और हेवनली वुल्फ नेशन के डिसाइपल्स हैं। जल्दी कई सारे और नेशंस के लोग भी यहाँ पर आने वाले थे, यानी कि कुछ दिनों के लिए इंपीरियल कैपिटल जीनियस कल्टिवेटर्स से भरी रहेगी। अब इन सभी कल्टिवेटर्स का क्राउचिंग ड्रैगन मैनर में रहने का बंदोबस्त किया गया। कैपिटल का एक बंदा टियानलिन और यांग को लेकर एक मैनर के सामने पहुंच गया था। उन दोनों को बता रहा था कि आप लोग यहाँ पर आराम कीजिए, जैसे लॉस्ट सिटी का गेट ओपन हो जाए मैं आप दोनों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अब ये लोग उस बंदे को थैंक यू बोलते हुए अपने रेसिडेंस की तरफ आगे बढ़ने लगे। यहाँ पर यांग टियानलिन से कहने लगा कि बड़े भाई तुमने मुझ पर ढेर सारे एहसान किए हैं। अगर तुम फ्लेम क्लाउड के उन 3 जीनियस को खत्म नहीं करते तो शायद मुझे इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिलता। तो टियानलिन उससे कहने लगा कि तुम एक रहमदिल इंसान हो, इसलिए मुझे थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूँ तो ये बस मेरा एक फर्ज है। और उतने में वांग वहाँ पर पहुँच गई। टियानलिन तो उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वांग उन्हें बताने लगी कि मैं यहाँ पर तुम्हें जीनियस टोकन्स देने आई हूँ, इन दोनों टोकन्स को अपने पास संभाल कर रखना। कि तभी टियानलिन वांग का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि आपकी वजह से मास्टर युन मुझ पर अटैक नहीं कर पाया, इसके लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। जिस पर वांग कहती है, अरे इसमें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तो तुम्हारी मदद इसलिए की थी क्योंकि तुमने मुझे अपना खाना ऑफर किया था। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल भी हैंडसम नहीं लगते, इसलिए ये मत सोचना कि तुम्हारे लुक्स को देखकर मैंने तुम्हारी मदद की थी। जबकि उसकी हरकतों से क्लियरली पता चल रहा था कि ये बंदी टियानलिन को लेकर काफी ज्यादा इम्प्रेस है। जिसके बाद वांगी ने अपने इंपीरियल कैपिटल के बारे में बताने लगी। वो कह रही थी कि ये जगह काफी ज्यादा प्रॉस्परस है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पूरे कैपिटल का टूर दे सकती हूँ। अब ये सुनकर यांग तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, मगर टियानलिन ने मना कर दिया। वो वांग को बता रहा था कि मुझे तो इस कैपिटल में जरा भी दिलचस्पी नहीं। जो सुनकर वांग थोड़ी सी हैरान हो गई। वो कहने लगी कि अब आगे ये मत बताना कि तुम्हें खूबसूरत लड़कियों में भी कोई दिलचस्पी नहीं, वरना तो हमारे कैपिटल की लड़कियों का दिल टूट जाएगा। तभी यांग बीच में आकर बताने लगा कि मुझे तो खूबसूरत लड़कियाँ काफी ज्यादा पसंद आती। तो वांग उसी साइड में पटकते हुए कहने लगी कि मैं तेरे से बात नहीं कर रही, मैं तो बस टियानलिन से पूछना चाहती हूँ। साथ ही साथ टियानलिन को बताने लगी कि मैं जानती हूँ तुम्हारी मुँह युनशी भी काफी ज्यादा सुंदर थी, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि कैपिटल में युनशी से खूबसूरत लड़की तुम्हें नहीं मिलने वाली, मगर यहाँ पर तुम पूरी तरह से गलत हो। हमारी ईस्टर्न च्युआंग डायनेस्टी में एक ऐसी लड़की है जिसकी खूबसूरती को कोई कंपेयर नहीं कर सकता। जो सुनते साथ ही टियानलिन के दिल की धड़कनें तेज हो गई। वो अच्छे से जानता था कि वांग यहाँ पर किसका जिक्र कर रही है। साथ ही साथ उसे अपने लवर के विजन्स भी आने लगे, जहाँ पर वो मुस्कुराती हुई टियानलिन को अपने पास बुला रही थी। वह इसी बंदी की वजह से तो टियानलिन ने युनशी का दिल तोड़ दिया था। अगर यहाँ पर टियानलिन के पास्ट लाइफ की बात की जाए तो इस बंदी को डा ऑफ हेवन ने खत्म कर दिया था। तब अपनी उसी मोहब्बत को दोबारा से हासिल करने के लिए टियानलिन समय में पीछे आ गया और इस बार वो अपने प्यार को किसी भी कीमत पर कुर्बान नहीं होने देगा। वहीं पर वांग टियानलिन से कहने लगी कि चलो मैं तुम्हें उस बंदी से मिलवाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो बंदी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आएगी। इनफैक्ट तुम अपनी सभी पुरानी लवर्स को भी भूल जाओगे। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें ड्रंकन ड्रीम टी हाउस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर अक्सर रॉयल फैमिली की कैरेजेस आती जाती रहती थी। तो वांग टियानलिन को लेकर इसी टी हाउस के सामने पहुँच गई। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम उस लड़की को देख पाते हैं जिसने टियानलिन का स्केच बना लिया था। वो कहती कि पता नहीं तुम कौन हो, एक लंबे अरसे से तुम हर रोज मेरे ख्वाबों में आते हो, जरूर से तुम्हारा और मेरा कोई कनेक्शन होगा। अब इस बंदी को कोई आइडिया
नहीं थी कि टियानलिन उसका लवर है और अब वो दिन दूर नहीं जब इन दोनों की मुलाकात होगी। खैर मुझे तो यहाँ पर युनफे के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा, क्योंकि वो बंदी हर बुरे वक्त में टियानलिन के साथ थी। ये हमें इंपीरियल कैपिटल का खूबसूरत नजारा दिखाया गया। टियानलिन यहाँ के सबसे फेमस ड्रंकन इमॉर्टल टी हाउस के सामने पहुँच चुका था। यही वो जगह है जहाँ पर उसे युनफे के मिलने की उम्मीद थी। तो इस लोकेशन को देखते ही टियानलिन को पुरानी सारी बातें याद आने लगी। वो युनफे से बेइंतहा मोहब्बत करता था, मगर डाफ हेवन ही उनका दुश्मन बन गया। उसने कई सारे लोगों को टियानलिन को खत्म करने का काम दिया था। यहाँ पर टियानलिन युनफे को बता रहा था कि हमारे दुश्मन चारों ओर फैले हुए हैं, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन युनफे भी उसके साथ जाना चाहती थी। वो उससे रिक्वेस्ट करती कि तुम जहाँ भी जाओगे मुझे भी अपने साथ ले चलो। इस इतनी बड़ी दुनिया में हमारे लिए कोई ना कोई सेफ जगह तो जरूर होगी जहाँ पर हम अपनी जिंदगी के नए सिरे से शुरुआत कर पाए। मगर टियानलिन ने इसके लिए मना कर दिया। वो उसे बता रहा था कि मेरे साथ हेवनली डाव का फॉर्चून जुड़ा हुआ है, चाहे मैं कहीं भी क्यों ना जाऊँ वो लोग मुझे ढूंढ ही लेंगे। अब मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है, मुझे कुछ भी करके हेवनली मैंडेट हॉल को हराना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे सर्वाइवल के चांसेस होंगे। ये सब सुनकर युनफे काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो टियानलिन से बिल्कुल भी दूर जाना नहीं चाहती थी। तो टियानलिन उसके आंसू पोंछते हुए उसे समझाने लगा कि अगर तुम मेरे साथ रही तो मैं पूरी तरह से कमजोर हो जाऊंगा। मेरे लिए तुम्हारी सेफ्टी खुद से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर तुम किसी सेफ जगह रही तो फिर मुझे इस बैटल में ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपना पूरा दम लगाकर दुश्मनों को हरा दूंगा। उसके बाद ही हम दोनों पूरी तरह से आजाद हो सकते हैं। फिर हमें अपनी जिंदगी खुशी से गुजारने से कोई भी रोक नहीं सकता। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, जैसे ये बैटल खत्म हो जाए मैं जल्दी से तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। तो फाइनली युनफे ने उसकी बात मान ली। वो कहती चलो एक शर्त पर ही मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगी। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम इस बैटल में सरवाइव करोगे। तो टियानलिन ने भी उससे वादा किया कि वो इस बैटल में बिल्कुल भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जैसे ये बैटल खत्म हो जाए उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। जो सुनते साथ ही युनफे ने टियानलिन को किस किया। वेल टियानलिन इस दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर था और डाफ हेवन ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पनपने नहीं दे सकता जो कि आगे चलकर उसे चैलेंज करे। तो अब इसी डाफ हेवन की वजह से युनफे और टियानलिन को अलग होना पड़ा। युनफे टियानलिन से दूर जाते हुए काफी ज्यादा इमोशनल थी। कहीं न कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये उनकी आखिरी मुलाकात हो। और अब युनफे के वहाँ से जाने के बाद टियानलिन ने अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए स्वॉर्ड को समन कर लिया, यानी कि वो दुश्मनों के साथ बैटल करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। अब ऐसे ही कई दिन बीत गए। टियानलिन अपने ओपोनेंट्स का इंतजार कर रहा था कि तभी एक मास्क पहना हुआ कल्टीवेटर वहाँ पर आ जाता है। वो बंदा काफी ज्यादा घबराया हुआ था। उसने वहाँ आते ही टियानलिन को एक बहुत ही बुरी खबर सुनाई जिसने टियानलिन के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वेल उस बंदे ने उसे बताया था कि मिस युनफे की मौत हो गई। अब ये सुनते साथ ही टियानलिन के पाँव के नीचे की जमीन सरक गई थी। उसे इतना बड़ा सदमा लगा कि उसके फाइटिंग स्पिरिट ने भी हार मान ली। अब वो उस बंदे से गुस्से में कहने लगा कि मुझे नहीं लगता कि युनफे को कुछ हुआ होगा, बताओ वो कहाँ पर है। वो कभी भी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि युनफे हमारे कुछ साथियों को लेकर हेवनली मैंडेट हॉल गई थी, जो कि फिलहाल हमारे कब्जे में है, मगर तभी हम पर अटैक हो गया। हमारे सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स मारे जा चुके हैं। अब हमारे हेवनली मैंडेट हॉल में कोई जीनियस नहीं बचा। ये सब सुनकर टियानलिन सीधे घुटनों पर आ गया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि युनफे इस दुनिया से जा चुकी है। यहाँ पर टियानलिन खुद को भी मिटाना चाहता था, लेकिन तभी उसे युनफे ने कई बातें याद आने लगी। युनफे ने उससे प्रॉमिस लिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए टियानलिन कभी खुद को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। और अब यहाँ से कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। तो ये थी टियानलिन की कहानी। टियानलिन समझ चुका है कि अगर युनफे उससे दूर गई तो वो मारी जाएगी, इसलिए टियानलिन ने खुद से ही वादा किया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो इस बार युनफे को खुद से दूर नहीं जाने देगा। प्रीवियस लाइफ में उसने जो गलती की थी वो उसे दोबारा से दोहरा नहीं सकता। अब टियानलिन इन्हीं सारे ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी वांग वहाँ पर पहुँच गई। वो टियानलिन से कहती कि मैं जानती थी तुम्हें ये जगह काफी ज्यादा पसंद आएगी। इनफैक्ट ये टी हाउस हमारी इंपीरियल कैपिटल की शान है। वेल इस टी हाउस को एस्टेब्लिश करने के बाद यहाँ पर कई सारे रूल्स सेटअप किए गए थे। यहाँ पर बस वही कल्टीवेटर्स एंटर कर सकते हैं जो कि स्पिरिट सी realm या फिर उसके ऊपर वाले कल्टीवेशन लेवल पर हो। किसी भी ऐरे गहरे को इस जगह पर बिल्कुल भी एंट्री नहीं मिलती। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि अब तो मैं इस जगह को देखने के लिए और भी ज्यादा क्यूरियस हूँ और अब हमें ड्रंकन इमॉर्टल टी हाउस के अंदर का सीन
दिखाया गया। इस हॉल को काफी ज्यादा एलिगेंट तरीके से डेकोरेट किया गया था। अब यहाँ पर हम ढेर सारे कल्टीवेटर्स को भी देख पाते हैं जो कि अपने अपने कल्टीवेशन रैंक के जीनियस थे। अब इनमें से कुछ लोग आपस में ही डिस्कस करने लगे। वो कह रहे थे कि ये टी हाउस तो काफी ज्यादा यूनिक है, साथ ही इस पवेलियन को बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बैकअप करते। मैंने तो ये भी सुना था कि मेडिसिन पवेलियन के मास्टर की सबसे फेवरेट डिसाइपल ही इस टी हाउस के ओनर हैं। जिस पर वो दूसरा बंदा कह रहा था कि शायद इसी वजह से इनकी चाय में ढेर सारी मेडिसिन का फ्लेवर आ रहा। और उतने में टियानलिन अपने साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था। अब उसे देखते साथ ही फ्लेम क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल्स के मुंह उतर गए। वो कह रहे थे कि हम जहाँ भी जाएं ये टियानलिन वहाँ पर टपक जाता है, पता नहीं हमारा इस बंदे से पीछा कब छूटेगा। वहीं पर टियानलिन ने भी अपने ओपोनेंट्स को नोटिस किया। वो यांग से कहता है कि चाय पीने के बाद तुरंत ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो यांग भी कंफ्यूज होकर पूछने लगा कि आखिर इतने सारे लोग यहाँ पर कैसे आ गए। जिस पर वांग कह रही थी कि इसका जवाब मैं देती हूँ। यहाँ पर आधे लोग तो चाय पीने आए हैं, लेकिन बाकी बचे आधे लोग ईस्टर्न डायनेस्टी की सबसे खूबसूरत लड़की को ताड़ने आए हैं। इधर यांग ने तो चाय हलक के नीचे भी नहीं उतारी। वो कह रहा था कि ये चाय तो हद से ज्यादा कड़वी है, इनफैक्ट मेडिसिन भी इतनी ज्यादा बिटर नहीं हो सकती। जो सुनते साथ ही वांग उसे बताने लगे कि तुम यहाँ की चाय का अपमान नहीं कर सकते। जिस पर यांग कह रहा था कि मैं कोई अपमान नहीं कर रहा, बल्कि ये चाय हद से ज्यादा कड़वी है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इस चाय को एंजॉय कैसे कर रहे हो। अब यांग की ये सारी बातें कल्टीवेटर्स ने भी सुन ली थी। वो कहते हैं कि इस बंदे ने तो ड्रंकन इमॉर्टल की चाय का अपमान किया। साथ ही साथ यांग से कहने लगे कि अगर तुझे यहाँ की चाय पसंद नहीं आई तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। यहाँ का इतना अच्छा माहौल खराब करने की कोई जरूरत नहीं। अब उस कल्टीवेटर की बातें सुनकर वांग उस पर भड़क गई थी, लेकिन तभी यांग उसे समझाने लगा कि कोई बात नहीं, हम वैसे भी यहाँ पर नए आए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमने आते ही यहाँ पर लोगों से पंगे लेने चाहिए। और उतने में वहाँ पर एक बंदे की एंट्री हो गई। वो यांग से कह रहा था कि तुमने एकदम सही पहचाना, यहाँ की चाय हद से ज्यादा कड़वी है, मगर वो इसलिए क्योंकि यहाँ की चाय में ऐसी पावर है जो तुम्हारे मेरिडियन को क्लेंस करके तुम्हारी बॉडी को प्यूरिफाई कर दे। अगर सच कहूँ तो ये कड़वी होने के बावजूद भी एक प्रीमियम टी है, जिसे तुम्हारे जैसा छोटे से गाँव से आया हुआ देहाती कभी भी समझ नहीं सकता। पढ़े लिखे लोग ही बस इस चाय की वैल्यू को समझ पाएंगे, ये तुम्हारे जैसे अनपढ़ गवार का काम नहीं। अब यहाँ पर टियानलिन को इस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा आया था, इसलिए वो तुरंत ही बताने लगा कि इस चाय में ब्लू लोटस की कोर मिलाई गई है। इसी ब्लू लोटस की कोर ने इस चाय को अपना बिटरनेस दिया। वहीं पर 10 साल पुराने ओकेबिया स्टेमन्स का यूज करके इसे शार्पनेस दी गई। साथ ही साथ इसमें ट्रिपल ड्राइड जिनशन रूट भी मिलाया गया है। और इन्हीं तीनों इंग्रेडिएंट की वजह से ये चाय हद से ज्यादा कड़वी हो गई। लेकिन ये तीनों हर्ब्स एक पावरफुल मेडिसिन के तौर पर लिए जा सकते हैं। इस चाय का मेन इफेक्ट है तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करना, साथ ही साथ ये तुम्हारी मेरिडियंस को भी ओपन कर सकती है। मगर ये चाय सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद होगी जिनकी स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, या फिर वीक फाउंडेशन वाले लोग भी इसे कंज्यूम कर सकते। इस चाय की मदद से उनका फाउंडेशन काफी ज्यादा सॉलिड बन जाएगा। अगर किसी कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलरेडी प्योर और कंडेंस्ड है और साथ ही उसकी मेरिडियन भी स्मूथ हो तो फिर उस पर इस चाय का कोई असर नहीं होगा। इससे तो उस बंदे को फायदा नहीं बल्कि और थोड़ी सी तकलीफ होगी। अब ये सुनते साथ ही यांग ने तुरंत ही अपनी चाय की प्याली को खत्म कर दिया। इधर उस बंदे को टियानलिन की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। वो कहता है कि तुम दावे के साथ कैसे बोल सकते हो कि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा प्योर है। कम से कम तुम ऐसे तो क्लेम करो जो सुनने वालों को भी सही लगे। जो सुनते साथ ही वांग उस बंदे पर भड़क गई। वो कह रही थी यांशिया, मैं जानती हूँ तुम लोगों को अटेंशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हो। टियानलिन ने इस चाय के बारे में जो भी बताया उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। जिस पर यांशिया कहता है कि मैं तो अटेंशन हासिल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रहा, बल्कि ये काम तो वो लोग कर रहे जो बेवजह का यहाँ पर ज्ञान दे रहे। तो टियानलिन कहता है कि मैंने तो बस सच बताया, अब इस पर यकीन करना है या नहीं ये तुम्हारा ही फैसला होगा। जिस पर यांशिया कह रहा था कि तुम्हारी बातें सच है या झूठ इसे तो कोई प्रूव भी नहीं कर सकता। अगर यहाँ मौजूद कोई भी कल्टीवेटर तुम्हारी बात से सहमत हो तो मैं ये तुम्हारी बातें मान लूंगा। जिसके बाद वो हॉल में मौजूद सभी लोगों से पूछने लगा कि बताओ क्या टियानलिन ने जो बातें कही वो सच थी। और उतने में वहाँ पर इस टी हाउस की ओनर यानी कि युनफेई की एंट्री हो गई। वो फ्लावर की पेटल्स पर पाँव रखते हुए बड़े ही एलिगेंट तरीके से नीचे की तरफ आने लगती है। यहाँ पर जैसे उसकी नजर टियानलिन पर गई उसकी दिल की धड़कनें मानो रुक सी गई थी। उसे भी टियानलिन के साथ बिताए पल याद आने लगे। साथ ही साथ युनफेई को उनकी आखिरी मुलाकात के भी विजन आ रहे थे, जहाँ पर टियानलिन ने उससे वादा किया था कि बैटल खत्म होते ही वो युनफेई के पास आएगा। आज तक तो उसे ये सारी बातें किसी सपने जैसी मालूम हो रही थी, लेकिन आज उसे पता चला कि इन सपनों के पीछे एक हकीकत है।
मगर अभी भी उसे इन इल्यूजन्स पर थोड़ा सा डाउट था। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर युनफे सबको बता रही थी कि ड्रंकन इमॉर्टल टी हाउस में जो भी चाय सर्व की जाती है उसे मैंने ही प्रिपेयर किया। ये चाय 3 स्पिरिचुअल हर्ब्स के प्रोपोर्शन को मिलाकर बनाई जाती है। तो इस यंग मास्टर ने जो भी बताया वो पूरी तरह से सच है। साथ ही इस यंग मास्टर ने ये दावा किया था कि ये चाय बस कमजोर लोगों के लिए फायदेमंद होगी। तो उनकी ये बात भी पूरी तरह से सही है। अब युनफे की ये सारी बातें सुनकर यानशिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सबके सामने उसकी बेइज्जती हो गई। इसलिए वो हार मानते हुए तुरंत ही टियानलिन से माफी मांगने लगा। लेकिन उसकी माफी मांगने का अंदाज बिल्कुल भी सही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो टियानलिन से माफी मांगकर उस पर ही एहसान कर रहा हो। इसलिए टियानलिन भी यानशिया की बातों पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देता। अब ये देखकर यानशिया दोबारा से उससे माफी मांगने लगा, मगर टियानलिन तो उसे फुल टू इग्नोर मार रहा था। साथ ही यानशिया ने नोटिस किया कि टियानलिन तो बस इस बंदी को ही घूरे जा रहा। इसलिए वो तुरंत ही मिस युनफे से कहने लगा कि ये बंदा आपको काफी देर से ताड़ रहा है। मुझे नहीं लगता कि आपको लेकर इसके इरादे नेक होंगे। तभी टियानलिन बताने लगा कि मिस युनफे की खूबसूरती काफी ज्यादा यूनिक है। अगर सच बताओ तो मैं उनसे अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि इस पूरे मार्शल वर्ल्ड में इनके जैसी कोई खूबसूरत लड़की होगी। और यही वजह थी कि मैं उनसे बिल्कुल भी अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। अब ये तो हो गई मेरी बात, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो कि मिस युनफे को पसंद तो करते हैं, लेकिन ये बात बोलने की उनमें हिम्मत नहीं। यानशिया तो ये सुनते साथ ही तुरंत ही समझ गया कि टियानलिन उसे ताना मार रहा है। अब वो टियानलिन को कोई जवाब दे पाई इससे पहले टियानलिन उसे और ज्यादा उकसाने लगा। वो कहता है कि कुछ लोग राइचस बात को फॉलो करने का दिखावा करते हैं। वो सबको जताना चाहते हैं कि उनके जितना सिंपल और सीधा साधा बंदा कोई नहीं, मगर ऐसे ही लोग अंदर से बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं। अब ये सारी बातें सुनकर तो यानशिया काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो टियानलिन से कह रहा था कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर कीचड़ उछालो, जिस पर टियानलिन भी कहता है कि ना, मैंने अभी तक किसी का नाम नहीं लिया। मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि लोगों की ऐसी फितरत होती है, वो कभी भी सबके सामने अपने इमोशन जाहिर नहीं करते। साथ ही साथ यानशिया से कहने लगा कि मेरे भाई, मैंने तो तुम्हारा नाम भी नहीं लिया, तो फिर तुम बेवजह इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अगर तुम वाकई बुरे बंदे हो तभी जाकर इन बातों का तुम पर असर होना चाहिए। अब तो यहाँ पर यानशिया काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि टियानलिन को मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाए, क्योंकि टियानलिन ने उसका नाम लिए बिना ही उसे टारगेट किया था। यहाँ पर युनफे को भी इस बंदे पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी, इसलिए वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहने लगे कि क्यों ना इस टी गैदरिंग को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ वो यानशिया से कहने लगे कि प्लीज जाकर अपनी जगह पर बैठ जाए। इसलिए यानशिया भी उसकी बात मानते हुए अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। वो टियानलिन से कहने लगा कि मैं तो बस युनफे की वजह से खामोश हूँ, वरना तुम्हारी तो वाट लगा देता। तुम्हारे जैसे फालतू लोगों की तो यहाँ पर आने की भी औकात नहीं है। खैर, तुम्हारी वजह से हमारा इतना स्पेशल फंक्शन रुइन नहीं होना चाहिए। युनफे भी समझ गई कि इनके झगड़े इतनी आसानी से सुलझने नहीं वाले, इसलिए उसने तुरंत ही अपने टी गैदरिंग को शुरू कर दिया। वो सभी कल्टीवेटर्स को बताने लगी कि आज यहाँ पर मैं एक बहुत ही स्पेशल चाय बनाने वाली हूँ। ड्रंकन डेथ और ड्रंकन लाइफ कहा जाता है। वेल, यही चाय इस टी हाउस की शान थी। ऐसा कहा जाता था कि ये टी एनलाइटनमेंट को हासिल करने में मदद कर सकती। इनफैक्ट इस चाय को एनलाइटनमेंट टी नाम से भी जाना जाता था, यानी कि किसी भी कल्टीवेटर के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट वहाँ मौजूद हर एक बंदा इस चाय को पीने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया। वेल, इन सभी का लक्ष्य है एनलाइटनमेंट को हासिल करना, लेकिन ये चाय उसे ही मिलेगी जिसमें वो काबिलियत हो। साथ ही साथ कल्टीवेटर मिस युनफे की भी तारीफों के पुल बांधने लगे, क्योंकि उनके पास मेडिसिन का काफी गहरा नॉलेज था और इसी वजह से तो एक कमाल की चाय बना पाई। उतने में यानशिया ने सबके सामने अनाउंस किया कि सबसे पहले चाय की प्याली मेरी होगी। मेरे अलावा कोई भी इस चाय को क्लेम नहीं कर सकता। अब उसकी बातें सुनकर कुछ डिसाइपल कहने लगे कि स्ट्रॉन्ग ड्रैगन भी एक लोकल सांप को मार नहीं सकता, क्योंकि उस छोटे से सांप का उस पूरी जगह पर इन्फ्लुएंस है। और यही बात यानशिया की थी। वो लोग कहते हैं कि हम चाहकर भी इस चाय की प्याली को छीन नहीं सकते। अगर हमने ऐसा किया तो यानशिया की फैमिली हमसे बदला लेगी। इतना ही नहीं, फ्लेम क्लाउड के डिसाइपल्स ने भी हार मान ली थी। वो कहते हैं कि शायद हमने ये प्याली यानशिया को ही दे देनी चाहिए। हम यहाँ पर बेवजह के मसले खड़े नहीं कर सकते। वेल, यहाँ पर मिस युनफे को उम्मीद थी कि मास्क वाला बंदा यानी कि टियानलिन यानशिया के खिलाफ आवाज उठाएगा, मगर टियानलिन तो यानशिया की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो तुरंत ही अपने लिए चाय की एक और प्याली पोर कर लेता है। सो युनफे ने देखा कि शायद इस बंदे को उसकी स्पेशल चाय में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए वो उस टी कप को हवा में फ्लोट करवा देती है। अब इनमें से जिसमें भी दम होगा वही इस चाय को हासिल करेगा। जो देखते साथ ही
ही यानशिया तुरंत ही खड़ा हो गया। वो कहता है कि एनलाइटनमेंट टी तो बस मेरी होगी। और वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस टी कप को अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पर आने के बाद टियानलिन ने तुरंत ही वो कप उसके हाथ से छीन लिया। ये सब देखकर ही यानशिया उस पर गुस्से से बौखला गया था। वो टियानलिन से कहने लगा कि चाय का कप मेरा था, तो फिर तुमने उसे मेरे हाथ से छीनने की जुर्रत कैसे दिखाई? मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ पंगे ले रहे हो। यहाँ पर टियानलिन ने उस बंदे को फुल टो इग्नोर मार दिया। और तो मिस युनफे से कह रहा था कि आपके हाथों में जादू है, आपने बहुत ही कमाल की चाय बनाई थी। टियानलिन की सारी बातें सुनकर तो यानशिया के खून में मानो आग लग गई। वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये बंदा तो हद से ज्यादा घमंडी है। बस एक बार ये गैदरिंग खत्म हो जाए, मैं इसकी ऐसी हालत करूंगा कि ये खुद होकर मेरे सामने मौत की भीख मांगेगा। इसने तो मेरी रेपुटेशन पर वार किया है, इसलिए मैं इस बंदे को नहीं छोड़ सकता। इधर युनफे ने एनलाइटनमेंट टी का सेकंड कप रेस किया, जिसमें भी पावर होगी वो इस कप को हासिल करेगा। इसलिए यानशिया तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए सेकंड कप को अपनी तरफ खींचने लगा, लेकिन इस बार दूसरे कल्टीवेटर्स भी उसे अपोज करने लगे। वो भी इस चाय को हासिल करना चाहते थे। टियानलिन ने इस बंदे को इतनी बुरी तरह से जलील किया कि अब इसकी ग्रेट फैमिली का टाइटल भी इसके काम नहीं आ रहा था, और सभी लोग अपनी फुल पावर का यूज करते इस चाय के कप को अपनी तरफ खींचने लगे। इनमें से कोई भी बंदा पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, और यही देखकर यानशिया को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो उन लोगों से कह रहा था कि क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता जो बेवजह मेरे साथ पंगे ले रहे हो? जल्दी से अपनी पावर को हटा लो, ये सेकंड कप मेरा होगा। मगर वो कल्टीवेटर्स कहाँ ही उसकी सुनने वाले थे। वो कहते यानशिया मिस युनफे ने खुद बताया था कि जिसमें भी दम होगा वही इस कप को हासिल करेगा। अब अगर वाकई तुम इस एनलाइटनमेंट टी को पीना चाहते हो तो जल्दी से अपनी काबिलियत को साबित करो। इधर टियानलिन बिल्कुल रिलैक्स था, वो बिल्कुल भी इन कीड़ों की रेस में दौड़ना नहीं चाहता। वहीं पर यानशिया अपना पूरा दम लगा रहा था, मगर फिर भी वो चाय की प्याली उसके पास नहीं आ रही थी। जो देख वो तुरंत ही वहाँ मौजूद दो कल्टीवेटर से कहने लगा कि जल्दी से मेरी मदद करो और इसके बदले में मैं तुम्हें बढ़िया सा रिवॉर्ड दूंगा। वेल उन कल्टीवेटर्स को पता था कि यानशिया एक ग्रेट फैमिली का मेंबर है, तो इसके पास ढेर सारा पैसा होगा, इसलिए वो दोनों कल्टीवेटर्स भी तुरंत ही यानशिया की मदद करने के लिए तैयार हो गए। ये तीनों लोग मिलकर उस चाय की प्याली को पुल कर रहे थे। हालांकि दूसरे कल्टीवेटर्स भी टीम अप होकर इन्हें रोकने लगे। वहीं दूसरी तरफ टियानलिन ने अपनी चाय की प्याली खत्म कर दी, और तभी उसे यानशिया के हंसने की आवाज आने लगी, क्योंकि वो चाय का कप उसके काफी करीब पहुंच चुका था। वो कह रहा था कि अब ये वाला कप तो कोई मुझसे छीन नहीं सकता। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं एनलाइटनमेंट को हासिल करूंगा। मगर उतने में टियानलिन ने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करना शुरू कर दिया। ये देखकर यानशिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो टियानलिन से कहने लगा कि तुमने ऑलरेडी पहला कप कंज्यूम किया था, इसलिए अब जल्दी से पीछे हट जाओ। जिस पर टियानलिन बता रहा था कि ये चाय जीनियस के लिए बनाई जाती है, अगर तुम्हारे जैसे लूजर ने इसे कंज्यूम किया तो फिर इस एनलाइटनमेंट टी का अपमान हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। यहाँ पर टियानलिन ने अपने फॉर्मेशन को और भी ज्यादा सॉलिड बना दिया था। इनफैक्ट स्पिरिचुअल पावर सभी लोगों को महसूस होने लगी। वो कह रही थी कि हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी इस बंदे को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे सकती, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। टियानलिन की एनर्जी ने उनमें से कई सारे कल्टीवेटर्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वहीं पर यानशिया अभी भी इस चाय को हासिल करने के लिए अपने दो साथियों के साथ स्ट्रगल कर रहा था। उन दोनों से कह रहा था कि अपना पूरा जोर लगा दो, बस थोड़ी देर में चाय की प्याली हमारी हो जाएगी। मगर टियानलिन के एक ही पुल में वो तीनों भी घुटनों पर आ गए। साथ ही साथ चाय का सेकंड कप भी टियानलिन के पास आ चुका था। उसने तो ऑलरेडी एनलाइटनमेंट टी को कंज्यूम किया था, इसलिए वो सेकंड कप यांग को दे देता है ताकि वो भी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर पाए। यांग तो ये सुनकर ही काफी ज्यादा हैरान था, साथ ही साथ वो टियानलिन का शुक्रिया भी अदा करने लगा। वहीं पर वांग भी टियानलिन के साथ झगड़े करने लगी कि मुझे कुछ भी करके एनलाइटनमेंट टी चाहिए। हालांकि वो ज्यादा कुछ कह पाई इससे पहले यानशिया ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो बंदा तो मानो नफरत की आग में जल रहा था। टियानलिन ने इसे काफी अच्छे से प्रोवोक किया। वो गुस्से में कहने लगा कि आज तक किसी ने भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था, अब तो तुझे मरना ही होगा। मिस युनफे को पता था कि अब यहाँ पर काफी बड़ा बवाल होने वाला है। बल यहाँ पर टियानलिन को यानशिया का मुकाबला करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि यांग खुद ही इस बंदे को सबक सिखाने के लिए रवाना हो चुका था। उसने बड़ी तेजी के साथ जाकर यानशिया पर एक जोरदार पंच हिट कर दिया। वहीं पर यानशिया भी अपने डिफेंसिव पावर का यूज करते हुए यांग का मुकाबला कर रहा था। इन दोनों की क्लैश में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग थंडर
रिलीज होने लगी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ यानशिया पीछे जाकर पटक जाता है। वहीं पर मिस युनफे भी इन लोगों की फाइट को बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहती थी। उसे भी ये देखना था कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर यांग यानशिया से कहने लगा कि मैं काफी देर से देख रहा हूँ तो मेरे भाई के साथ बड़ी ही बदतमीजी से बातें कर रहा था। शुक्र मना कि वो खुद होकर तेरा मुकाबला करने नहीं आया, वरना उसकी एक ही स्ट्राइक में तो मारा जाता। और इतना कहते साथ ही यांग ने दोबारा से यानशिया पर हमला कर दिया। यहाँ पर यानशिया अपने सामने एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर लेता है जो कि यांग के अटैक को काउंटर करने लगी। मगर जैसे यांग ने अपनी फायर का यूज करते हुए इस फ्रोस्टिंग शील्ड पर एक अटैक किया, वो तुरंत ही टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गई। साथ ही साथ यांग एक बार फिर से यानशिया पर हमला करने के लिए हवा में छलांग लगा चुका था। और तभी टियानलिन उसे बताने लगा कि मेरे भाई इस कुत्ते के मुंह मत लगो, हमारी वजह से बेवजह ही मिस युनफे परेशान हो जाएगी। और टियानलिन की इस बात की वजह से यानशिया की जान बच गई, क्योंकि यांग का इस बार वाला अटैक बहुत ही ज्यादा भयानक था। उसके पंच से ऐसी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही थी जिसे देखकर ही यानशिया के होश उड़ गए। अगर यांग अपने पंच को मिस नहीं करता तो शायद यानशिया मारा जाता। अब यहाँ पर यांग उस बंदे से कहने लगा कि तूने ऑलरेडी यहाँ पर काफी बड़ा सीन क्रिएट किया है, तो चल जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। अगर तू यहाँ पर एक मिनट भी रुका तो फिर मैं तुझ पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। वेल यहाँ पर यानशिया समझ गया था कि ये दोनों बंदे काफी ज्यादा पावरफुल हैं। वो खुद होकर तो इनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो गुस्से में मिस युनफे से कहने लगा कि मुझे इजाजत दीजिए, अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। जिसके बाद यानशिया तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गया। यहाँ पर फ्लेम क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल कहने लगे कि ये वुल्फ गैंग के लोग तो काफी ज्यादा डोमिनेटिंग हैं। जिस पर मोहन कह रहा था ना, सब तो ऐसे बिल्कुल नहीं, बस वो टियानलिन है और मुझे नहीं लगता कि अभी तीसरा कप भी हमें मिलने वाला है। तो यहाँ पर बेवजह रुकने का कोई फायदा नहीं। और इतना कहते साथ ही वो लोग भी वहाँ से रवाना हो गए। अब देखते ही देखते सारा पवेलियन खाली हो गया था। यहाँ पर वांग टियानलिन को यानशिया के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने लगी। वो कह रही थी कि भले ही यानशिया कमजोर था, लेकिन उसका बड़ा भाई शाओ काफी ज्यादा पावरफुल है। इनफैक्ट वो टॉप 10 इंपीरियल जीनियस में से एक है। अब तुम दोनों ने यानशिया से पंगे ले ही लिए हैं, तो तुम्हें शाओ से बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने छोटे भाई की जलीलियत का बदला जरूर से लेगा। यहाँ पर यांग तो इस शाओ को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हो गया। वो भी देखना चाहता था कि आखिर यानशिया का बड़ा भाई कितना ज्यादा पावरफुल है। और उतने में मिस युनफे चाय का तीसरा कप लेकर आगे बढ़ने लगी। वो टियानलिन से कह रही थी कि सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये तीसरा कप भी आपसे ही बिलोंग करेगा। यहाँ पर टियानलिन का चाय के कप पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो तो बस युनफे को ही घूरने लगा। उसकी हरकतें देखकर वांग भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, इसलिए वो तुरंत ही टियानलिन से धीरे से पूछने लगी कि तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से वो चाय का कप उसके हाथ से ले लो। तो टियानलिन तुरंत ही वो चाय का कप उठाकर सीधे वांग के हवाले कर देता है। वो कह रहा था कि इसे तुम गटक लो। साथ ही साथ मिस युनफे से कहने लगा कि मैं चाहता हूँ आप मेरे लिए एक बार फिर से चाय बनाएं, और वो भी अकेले में। मैं अपने दोस्तों को मेरे साथ नहीं लाने वाला। जो सुनते साथ ही मिस युनफे भी तैयार हो गई। अब वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। इधर ये दोनों भी टियानलिन के ऐसे बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए। वांग गुस्से में कह रही थी कि ये टियानलिन तो बस शक्ल से भोला दिखता है, लेकिन असल में ये तो बहुत बड़ा थरकी निकला। खूबसूरत लड़की देखते ही तो ये बंदा पिघल गया। खैर अब तो मैं इस टियानलिन को जरा भी रिस्पेक्ट नहीं देने वाली। इधर टियानलिन युनफे के साथ उसके कमरे के पास पहुंच गया था, जहाँ पर मिस युनफे टियानलिन के लिए चाय बना रही थी। और उतने में टियानलिन अपने केओस विजन को एक्टिवेट करते हुए युनफे की बॉडी को चेक करने लगा। यहाँ पर टियानलिन को युनफे की बॉडी से बहुत ही खतरनाक पॉइजन रिलीज होते हुए नजर आ रहा था। तब तक युनफे ने उसे एक चाय की प्याली ऑफर की और उसे पीते साथ ही टियानलिन की बॉडी काफी ज्यादा ग्लो करने लगती है। साथ ही साथ हमें टियानलिन के माइंड स्पेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर उसकी सोल रिपेयर होना शुरू हो चुकी थी। अब युनफे उसे बता रही थी कि थोड़ी देर पहले ही मैंने नोटिस किया कि आपकी सोल काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए मैंने माउंटेन फ्रेश रेन टी को बनाया था ताकि ये आपकी सोल को नरिश कर पाए। जिस पर टियानलिन भी उसकी तारीफें करते हुए कहने लगा कि आपका मेडिसिन का नॉलेज वाकई एक्सेप्शनल है। मैं कई सारे हीलर्स को जानता हूँ, लेकिन कोई भी आपकी बराबरी नहीं कर पाएगा। वेल आप तो किसी की भी इंजरी को हील कर सकती हो, लेकिन क्या आपको कोई ऐसी मेथड मिली जिसका यूज करके आप खुद को हील कर पाओ? वेल टियानलिन की बात सुनकर युनफे काफी ज्यादा हैरान हो गई। साथ ही साथ युनफे की कंपेनियन भी टियानलिन पर गुस्सा दिखा रही थी। वो कह रही थी यंग मास्टर हमारी मिस के सामने बदतमीजी मत कीजिए। उन्होंने आपकी इतने अच्छे से मेहमान नवाजी की और आप हो कि उन्हें ही बीमार बोलकर उनका
अपमान कर रहे, जिस पर टियानलिन कह रहा था कि मेरा मिस युनफे को हर्ट करने का कोई इरादा नहीं। जहाँ तक मैं जानता हूँ इनके पास मेडिसिन स्पिरिट बॉडी है और ऐसे लोगों के पास एक स्पेशल एबिलिटी पाई जाती। ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद किसी भी हर्ब को टेस्ट कर सकते हैं, चाहे फिर वो हर्ब पॉइजनस ही क्यों ना हो, इनकी बॉडी पर उसका कोई असर नहीं होता। यानी कि ऐसे लोग मेडिसिन के जीनियस होते हैं, मगर हर एक चीज की लिमिट होती है। अगर किसी अच्छी चीज को भी लिमिट के बाहर किया जाए तो वो भी तुम्हें इवेंचुअली नुकसान देगी। मेडिसिन स्पिरिट बॉडी अपने अंदर ढेर सारा पॉइजन समा सकती है, लेकिन जैसे इसकी लिमिट क्रॉस हो जाए वो पॉइजन उस बंदे को मार देगा। जो सुनते साथ ही वो बंदी तुरंत युनफे से कहने लगी कि पवेलियन मास्टर ने भी कभी आपके साथ ऐसी बात नहीं की। उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं बताया कि आपकी जान को खतरा होगा, तो फिर ये बंदा ये सब दावे के साथ कैसे कह सकता? मुझे तो लगता है कि ये बंदा आपको फंसाने की कोशिश कर रहा। हालांकि युनफे को टियानलिन की बातों पर यकीन था, इसलिए वो अपनी कंपेनियन शाओलान से कहने लगी कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, मैं अकेले में यंग मास्टर से बात करना चाहती हूँ। अब शाओलान तो वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे युनफे की बात माननी पड़ गई। उसके वहाँ से जाते ही युनफे तुरंत ही टियानलिन का शुक्रिया अदा करने लगी। वो कह रही थी कि मैं एक लंबे अरसे से इस पॉइजनस इफेक्ट से परेशान हूँ। हमने इस इलनेस को ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारा हर एक एफर्ट नाकाम रहा। भले आपने मेरी बीमारी को पहचान लिया, लेकिन आप भी इसे हील नहीं कर पाओगे। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि तुम तो मेरी एबिलिटीज के बारे में जानती भी नहीं हो, तो फिर तुमने पहले ही अंदाजा कैसे लगा लिया कि मैं तुम्हें ठीक नहीं कर पाऊंगा? जिस पर मिस युनफे कहने लगी कि ठीक है, अगर आप कोशिश करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन बस एक बात याद रखिए, लाइफ एंड डेथ हमारे हाथों में नहीं होती। अगर आप मुझे क्योर करने में फेल हो भी गए तो भी खुद पर इसका बर्डन मत लेना। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से परेशान हो। अरे अब टियानलिन ने तुरंत ही युनफे को हील करना शुरू कर दिया। यहाँ पर टियानलिन ने अपनी क्योस पावर को एक्टिवेट कर दिया था, जो देखकर मिस युनफे भी थोड़ी सी हैरान हो गई, क्योंकि क्योस पावर को अचीव करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। टियानलिन उसे बता रहा था कि मैं अपनी क्योस पावर का यूज करके तुम्हारी मेरिडियंस को क्लींस करूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि क्योस पावर उस जमा हुए पॉइजन को पूरी तरह से मिटा देगी। बस एक बात याद रखो, तुम इस प्रोसेस को बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो फिर आधे से ज्यादा पॉइजन तुम्हारी बॉडी में ही रह जाएगा। फिर मैं चाहे कितनी ही कोशिश क्यों ना करूं, तुम्हारी रेजिस्टेंस की वजह से मैं उसे हटा नहीं पाऊंगा। यहाँ पर मिस युनफे बस टियानलिन को घूरे जा रही थी। वो दिल ही दिल में कहने लगी कि मेरे मास्टर ने मुझे साफ साफ बता दिया था कि मैंने कभी किसी अनजान शख्स से जान पहचान नहीं करनी, मगर इस बंदे को देखते साथ ही मेरा खुद पर का कंट्रोल पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। ऐसा फील होता है कि मैं इसे काफी पहले से जानती हूँ और हम दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं। और उतने में टियानलिन उससे कहने लगा कि जल्दी से अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करो। यहाँ पर टियानलिन अपनी क्योस पावर का यूज करते हुए युनफे की बॉडी को चेक कर रहा था। उसे पता चला कि युनफे की कल्टीवेशन कोर इस पॉइजन की वजह से पूरी तरह से अफेक्ट हो चुकी। अगर मेरे पास क्योस पावर की एबिलिटी नहीं होती तो शायद मैं कभी भी युनफे को हील नहीं कर पाता, क्योंकि क्योस पावर में ही ऐसी एबिलिटी है जो कि हर एक चीज को सप्रेस कर दे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक